क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 210। एक कथानक। यूनक्सियाओ ने कहा, मैं समझ गया, हमें बताने के लिए धन्यवाद। इस बैल को वापस ले जाओ। जब उन्होंने देखा कि शिष्य फिर से अस्वीकार करने वाला है, तो उन्होंने तुरंत ठंडे स्वर में कहा, यदि आप फिर से इनकार करते हैं तो हम अपना मन बदल सकते हैं और आप सभी को मार सकते हैं। इन्फिनिटी संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। अंत में उन्होंने बहुत खुशी के साथ गोल्डन ऑक्स लिया और शीर्ष गति से जाने से पहले यूनक्सियाओ और डुआन यू को धन्यवाद दिया। तुम इस बारे में क्या सोचते हो, बालक? क्या हमें तारामंडल संप्रदाय द्वारा अन्य शिकारियों की हत्या की कहानी फैलानी चाहिए? डुआन यू ने मुड़कर यूनक्सियाओ से पूछा। स्पष्ट रूप से उन्होंने उत्तरार्ध को अपनी रीढ़ की हड्डी के रूप में लिया था। हालांकि वह अभी भी दूसरे के साथ बहस कर रहा था। कुछ समय साथ बिताने के बाद उसका दिल पहले से ही इस युवक के लिए प्रशंसा से भर गया था। यूनक्सियाओ ने उसकी ओर देखा और कहा, लड, मुझे यंग मास्टर यूं बुलाओ। फूक यूक, डुआन यू ने शाप दिया। क्या आप कम से कम मार्शल आर्ट में एक वरिष्ठ के प्रति थोड़ा सा सम्मान दिखा सकते हैं? आखिरकार मैं एक 2 सितारा मार्शल सम्राट हूं और मुझे स्काई फ्रेग्रेंस में एक प्रसिद्ध सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है। आप मेरे प्रति इतने असभ्य कैसे हो सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए? मैं करता हूं। फिर मुझे यंग मास्टर यूं कहें। गुस्सा होते हुए डुआन यू ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यंग मास्टर यूं, प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अधिक पसंद है। हालांकि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय, टाइगर स्लेयर संप्रदाय और फॉरेस्ट वेयर लाइब्रेरी तारामंडल संप्रदाय से कमजोर हैं, लेकिन उन्हें स्काई फ्रेग्रेंस एम्पायर जैसी छोटी जगह में दिग्गज माना जाता है। उनके बीच संघर्ष भड़काना अच्छी बात है और हम ब्लूलुआन युद्धपोत को चुराने का अवसर ले सकते हैं। यह सच है, डुआन यू ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन जब उसने यूनक्सियाओ की योजना के अंतिम भाग को सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह चौंक कर चिल्लाया, क्या? तुमने क्या कहा? तुम ब्लूलुआन युद्धपोत को चुराना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? वह 6ठी श्रेणी का युद्धपोत है। यह एक महल की तरह है और अजेय है। यदि आप इसे चुराने में कामयाब भी हो जाते हैं तो तारामंडल संप्रदाय दुनिया के अंत तक हमारा शिकार करेगा। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इसे दूर ले जा सकते हैं। आप तारामंडल संप्रदाय को कम आंकते हैं। ब्लूलुआन युद्धपोत उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर वे हमारा शिकार करने के लिए किसी को भेजते भी हैं तो यह अधिक से अधिक चेहरों की खातिर होगा। यूनक्सियाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, तुम्हें बचाने के लिए मैंने 3 टाइगर किंग रथ खो दिए हैं, लेकिन तुमने कभी अपना आभार व्यक्त नहीं किया। और अब तुम इतना उपद्रव कर रहे हो जब मैंने तुमसे केवल थोड़ा मुआवजा देने के लिए कहा था। मैं आपके लिए 3 टाइगर किंग रथ ढूंढने का एक तरीका सोचूंगा। डुआन यू का चेहरा पीला पड़ गया था। उनके लिए तारामंडल संप्रदाय एक विशाल अस्तित्व था। यूनक्सियाओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तेंग युआन के अनुसार किंघई में तारामंडल संप्रदाय का सबसे मजबूत योद्धा जू फेंग नाम का 1 सितारा मार्शल सम्राट है। आप 1 घंटे के लिए अपनी सील खोल सकते हैं, जो उसे मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है। ब्लूलुआन युद्धपोत के लिए मैं इसे नियंत्रित करने का एक तरीका सोचूंगा। डुआन यू का चेहरा चमक उठा। उन्होंने कहा, अगर हम वास्तव में जू फेंग को मार देते हैं और युद्धपोत चुरा लेते हैं तो हम पूरी तरह से नक्षत्र संप्रदाय एक राक्षस के साथ असहमत होंगे। मुझे डर है कि उसके बाद पूरे स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप पर हमारे लिए ज्यादा जगह नहीं होगी। इसमें कोई मजाक नहीं है। बेहतर होगा कि आप 2 बार सोचें। यूनक्सियाओ ने कहा, यह मत भूलो कि आप ही वह व्यक्ति थे जिसे नक्षत्र संप्रदाय शुरू में मारना चाहता था।
अब जबकि हेंग युआन लापता है, लेकिन आप अभी भी जीवित हैं, वे निश्चित रूप से आपके पास आएंगे, भले ही आप उन्हें उकसाएं नहीं। यह आप ही हैं जिन्हें 2 बार सोचने की जरूरत है, मुझे नहीं। इसने डुआन यू को तुरंत लुभाया। तारामंडल संप्रदाय ने लोगों को मारने के लिए भेजने में कभी संकोच नहीं किया, तो वह वापस क्यों नहीं लड़ सका? और चूंकि वह अभी भी जीवित था, उन्होंने उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। लेकिन वह अब भी चिंतित थे। ऐसा कहा जाता है कि एक ब्लूलुआन युद्धपोत स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार ले सकता है, और इससे उत्पन्न पूर्ण शक्ति का हमला एक मार्शल सम्राट को भी तुरंत मार सकता है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ यूनक्सियाओ ने कहा, चिंता मत करो, आपको बस उस जूफेन से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना है। एक शीर्ष ब्लूलुआन युद्धपोत में ऐसी शक्ति होती है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए इसमें 6 तृतीय स्तरीय कीमियागरों की आवश्यकता होती है। यह अफसोस की बात है कि किंघई में तारामंडल संप्रदाय के स्वामित्व वाला एक दोषपूर्ण युद्धपोत है। इसका उपयोग लोगों को डराने के लिए किया जा सकता है, हाँ, लेकिन केवल सपनों में ही इसकी पूरी शक्ति को काम में लाया जा सकता है। सुनते ही डुआन यू की आंखें चमक उठीं। अंत में उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं सावधानी बरतूंगा और आपके साथ मिलकर ऐसा करूंगा। यह नक्षत्र संप्रदाय है जिसने मुझे सबसे पहले धोखा दिया, इसलिए वे इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। उसके बाद यूनक्सियाओ ने एक ब्लूवुल्फ रथ निकाला। वे दोनों अंदर खड़े हो गए और फिर रथ समुद्र के ऊपर से गुजरते हुए नीली रोशनी की किरण में बदल गया। आधे दिन बाद तारामंडल संप्रदाय द्वारा मावेडी और अन्य को मारने के लिए लोगों को भेजने और पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को जब्त करने की कहानी पूरे किंघई में जंगल की आग की तरह फैल गई। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लॉर्ड मावेडी और अन्य को तारामंडल संप्रदाय द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा मार दिया गया था। सक, यह वास्तव में चौंकाने वाली खबर है। वे 7 मार्शल ग्रैंड मास्टर थे और प्रत्येक असाधारण क्षमता वाला व्यक्ति था, और फिर भी वे सभी मर चुके हैं। इस बार आकाश में एक छेद कर दिया गया है। मैं थोड़ा सशंकित हूं। तारामंडल संप्रदाय बेहद मजबूत है, लेकिन इसकी नींव दक्षिण में नहीं है। तो यह इस तरह 3 स्थानीय अत्याचारियों को क्यों नाराज करेगा? यह बहुत नासमझी है। कैसी मूर्खता! किसी भी सज्जन व्यक्ति का दिमाग छोटा नहीं होता और कोई भी सच्चा आदमी बिना जहर के नहीं होता। मैं इसे बुद्धिमान कहता हूं। यह बुद्धिमानी नहीं है, यह विकृत है। ऐसा कहा जाता है कि तारामंडल संप्रदाय का नेता एक विकृत व्यक्ति है। वह पहले से ही सैकड़ों साल का है, लेकिन वह अभी भी खेलने के लिए 12 से 13 साल की लड़कियों की तलाश में है। शश, अपनी आवाज धीमी करो। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम पागल हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। आओ पीते हैं। किंघई में किसी की हत्या करना और उसका खजाना जब्त करना सबसे बड़ा निषेध था। यहाँ के लगभग सभी योद्धा शिकारी थे, और उन्हें सबसे अधिक डर इस बात का था कि जब वे शिकार कर रहे थे तो कोई उन पर चुपके से हमला कर दे। यदि कोई ऐसा करता है और यह दूसरों को पता चलता है, तो उसे पूरे किंघई द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा। खबर फैलने के बाद फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय, टाइगर स्लेयर संप्रदाय और फोरस्क्वेयर लाइब्रेरी ने केवल आधे दिन में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को किंघई में भेजना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता था कि उनमें मार्शल सम्राट भी थे। हालांकि तीनों संप्रदायों की तुलना तारामंडल संप्रदाय से नहीं की जा सकती, जिन्हें महाद्वीप के शीर्ष संप्रदायों में स्थान दिया गया था। वे कम से कम स्थानीय दिग्गज थे जो धमकाए जाने को सहन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जिन विशेषज्ञों को उन्होंने खोया वे मार्शल ग्रैंड मास्टर थे, जो उनके संप्रदायों के स्तंभ थे। किंघई में स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। संप्रदायों ने अपनी गतिविधियों का दायरा छोटा कर दिया, और स्वतंत्र शिकारी शायद ही कभी समुद्र में जाते थे। किंघई पर अनिश्चितता का माहौल छा गया और एक पल के लिए सड़कें भी खाली होने लगीं। 2 दिन बाद तारामंडल संप्रदाय के 6ठे स्तर के ब्लूलुआन युद्धपोत के अंदर
कई कीमियागर कुछ सरणियों को ठीक कर रहे थे, जबकि विभिन्न बहुमूल्य सामग्रियां लगातार लाई जा रही थीं। ब्लूलुआन युद्धपोत एक छोटे चलते महल की तरह था। यह टाइगर किंग रथ से कई गुना बड़ा था। किंधई के ऊपर मंडराते हुए यह आकाश को धुंधला कर रहा था। जब से तारामंडल संप्रदाय द्वारा साथी शिकारियों पर चुपचाप हमला करने की कहानी फैली, युद्धपोत बहुत व्यस्त होने लगा था। विभिन्न संसाधनों को बड़ी मात्रा में लाया गया, जबकि कीमियागरों की संख्या भी अचानक बढ़ गई, जो सभी युद्धपोत में सभी प्रकार की क्षति को ठीक करने में व्यस्त थे। लेकिन जिस दूसरे ब्लूलुआन युद्धपोत का सामना करना पड़ा वह इसके विपरीत था। वह बहुत शांत हो गया, बिना हिलेडुले बेजान होकर वहीं मंडराने लगा और कोई गतिविधि का संकेत भी नहीं दिखा। इसके अत्यधिक बड़े आकार के कारण ब्लूलुआन युद्धपोत में आने वाली समस्याओं को समय पर ठीक करना मुश्किल था। और चूंकि तारामंडल संप्रदाय के स्वामित्व वाला एक दोषपूर्ण युद्धपोत था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक मुखौटा के रूप में किया गया था, इसके आंतरिक भाग की स्थिति और भी खराब थी। लेकिन अब तारामंडल संप्रदाय ने अचानक भारी मात्रा में संसाधनों के साथ इसे ठीक करना शुरू कर दिया, और इसने तुरंत बेतुके अनुमानों को आकर्षित किया और माहौल को तीव्र कर दिया। ये कीमियागर कई आक्रामक सरणियों की मरम्मत के लिए जिम्मेदार थे। किंघाई में तारामंडल संप्रदाय का सर्वोच्च अस्तित्व था, इसलिए युद्धपोत की आक्रामक सरणियों को लंबे समय तक उपेक्षित किया गया था। अब चूंकि इनकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता थी, ये कीमियागर पहले से ही सारे काम से बेहद थक चुके थे। पुनर्स्थापना कार्य को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में कीमियागर अन्य स्थानों पर भी बिखरे हुए थे। पूरा युद्धपोत व्यस्त दिख रहा था। यह ब्लूलुआन युद्धपोत बहुत ही अजीब है। हम चारों के एक साथ काम करने और इतनी सारी सामग्रियों के साथ हम केवल एक सरणी को बहाल करने में कामयाब रहे हैं। यह कल्पना करना कठिन है कि इस युद्धपोत को परिष्कृत करने वाला कीमियागर कितना मजबूत है। बकवास। इतने बड़े युद्धपोत को परिष्कृत करने के लिए कम से कम कई या यहां तक कि दर्जनों छठे स्तर के कीमियागरों की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे पास सरणी आरेख हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम में से कुछ लोग इसकी सरणी को पुनर्स्थापित कर सकते हैं? TSK एक ब्लूलुआन युद्धपोत को परिष्कृत करना देखने के लिए एक भव्य और रोमांचक दृश्य होना चाहिए। काश मुझे इसे देखने का मौका मिलता। हे, आप सभी में अच्छी क्षमता है। आपको किसी दिन मौका मिलेगा। कीमियागर अचंभित रह गए और वे सभी पीछे हट गए। आखिरी टिप्पणी उनमें से किसी एक ने नहीं, बल्कि एक मुस्कुराते हुए युवक ने कही थी जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। एक कीमियागर की अभिव्यक्ति एकदम बदल गई और वह चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आए? कमरे में मौजूद 4 योद्धाओं के चेहरे भी बदल गए और उन्होंने एक झटके में उस युवक को घेर लिया। प्रत्येक ने अपने हथियार निकाल लिए और सतर्क दिखे। वे चारों 8 सितारा मार्शल लॉर्ड्स थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस युवक का पता नहीं लगाया। इसलिए भले ही उनकी आभा एक सितारा मार्शल लॉर्ड की थी, फिर भी उन्होंने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यह स्थान ब्लूलुआन युद्धपोत का केंद्रीय नियंत्रण क्षेत्र था, जिसमें न केवल मुख्य होवर सरणी थी, बल्कि 300 से अधिक सहायक सरणी भी थीं, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यह जहाज का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ 4 मार्शल लॉर्ड्स को तैनात करने का नक्षत्र संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य संसाधनों के परिवहन को निर्देशित करना था, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई यहाँ अतिक्रमण करेगा। आखिरकार पूरे युद्धपोत में असंख्य विशेषज्ञ तैनात थे और एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती थी। मुझे आप याद हैं। आप मांडो ट्रेडिंग कंपनी के वह लड़के हैं जो प्रिमोर्डियल क्रिस्टल लाए थे, एक कीमियागर अचानक चिल्लाया। इस तरह यूनक्सियाओ युद्धपोत में घुस गया। हे, आपकी याददाश्त अच्छी है। इसलिए मैंने कहा कि आप सभी में अच्छी क्षमता है। कड़ी मेहनत करें और भविष्य में सी ऑफ सोल फॉर्मेशन में जाने के अवसर के लिए संघर्ष करें। अब कृपया एक तरफ हटें, मैं आपकी मुख्य सरणी का अध्ययन करना चाहता हूं। मुस्कुराते हुए यूनक्सियाओ मुख्य सरणी की ओर चला गया। कमरे के मध्य में एक प्रकार की सुंदर पत्थर की सामग्री पर एक विशाल सरणी खुदी हुई थी। सरणी के चारों ओर जटिल टैडपोल जैसे पात्र थे,
जो आसपास के अनगिनत विभिन्न सरणी से जुड़े हुए थे। यह पूरे युद्धपोत का केंद्र था, वह स्थान जो हर चीज को ऊर्जा प्रदान करता था। इसे वहीं रोकें। एक मार्शल लॉर्ड चिल्लाया। उसके हाथ में रोशनी चमकी जैसे एक तेज तलवार हवा से होकर यूक्सियाओं की गर्दन की ओर चली गई। उसमें लापरवाही करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने पूरी ताकत से हमला बोल दिया था। अन्य 3 मार्शल लॉर्ड्स ने भी अपने हथियार बनाए, एक भाला, एक युद्ध हथौड़ा और एक चेन। उन्होंने उसे 3 दिशाओं से निशाना बनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह भाग न सके। अध्याय 211 तानाशाह शरीर। यह स्थान युद्धपोत का हृदय था और वे चारों इस मामले की गंभीरता को जानते थे। चूंकि मार्शल किंग्स क्षेत्र और उससे ऊपर के सभी विशेषज्ञों को विभिन्न महत्वपूर्ण मार्गों की सुरक्षा के लिए भेजा गया था, किसी को भी दुश्मन के घुसने की उम्मीद नहीं थी। सौभाग्य से यह केवल एक सितारा मार्शल लॉर्ड था। बजना। अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ यूनक्सियाओं ने जल्दबाजी से अपना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी के झटके से तलवार पर प्रहार किया। जैसे ही तलवार वापस उछली, उसने तीव्र ध्वनि उत्पन्न की। उसके बाद उसने भाले से आसानी से बचने के लिए 2 कदम उठाए और उसके शाफ्ट को एक मुक्के से तोड़ दिया। मार्शल लॉर्ड को झटका लगा क्योंकि वह लगभग अपनी पकड़ खो चुका था। इस बीच यूनक्सियाओं ने एक और मुक्का मारा, जिससे वह मार्शल लॉर्ड के हाथ से छूट गया। फिर उसने उसे पकड़ लिया और चेन की ओर घुमाया। बजना, 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 बजना। चिंगारियां उड़ी और जहां भी भाला गुजरा, चांदी की चेन ने तुरंत अपनी चमक खो दी और धूसर हो गई। मार्शल लॉर्ड की पुतलियां सिकुड़ गईं। अचानक उसने अपनी ऊर्जा अपनी हथेलियों में इकट्ठी की और उन्हें बाहर फेंक दिया। यूनक्सियाओं ने भाला मारते हुए व्यंग्य किया, जो बिजली की तरह मार्शल लॉर्ड के गले की ओर बढ़ने वाली प्रकाश की किरण में बदल गया। इससे वह भयभीत हो गया और उसने झट से अपनी हथेलियां पीछे खींच लीं और उन्हें भाले की नोक पर पकड़ लिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जबरदस्त ताकत से वह दर्जनों मीटर पीछे गिर गया और उसकी हथेलियों से खून भी बहने लगा। उसी समय युद्ध का हथौड़ा गिर गया, आकार में दोगुना हो गया क्योंकि यह यूनक्सियाओं के सिर के ठीक पीछे से टकराया। बजना। हथौड़ा कंपन और भिनभिना रहा था, मानो उसने धातु पर प्रहार किया हो। अचंभित होकर मार्शल लॉर्ड ने कई मंत्रोच्चार किए और उन्हें हथौड़े पर गिराने से पहले अपनी ऊर्जा अपने हाथों में एकत्र की। वह यूनक्सियाओं को बलपूर्वक दबाने जा रहा था। 10,000 बिल्लियां वजनी और अपनी सारी ऊर्जा से भरा हुआ हथौड़ा एक छोटे पहाड़ की तरह नीचे गिर गया। जैसे ही यूनक्सियाओं के पैरों के नीचे की जमीन पर दरारें पड़ गईं, एक चटकने की आवाज सुनाई दी। आसपास के लोग भय से पीले पड़ गए। जब फर्श ही टूटा हुआ था तो वह कैसे ठीक हो सकता था? मार्शल लॉर्ड भी चौंक गया और उसे शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। वह लगातार कई बार अपनी हथेलियां बाहर फेंकते हुए दहाड़ा। अचानक हथौड़ा घूमने लगा, ड्रिलिंग बिट की तरह यूनक्सियाओं की पीठ पर पागलपन से ड्रिलिंग करने लगा। जिस बात ने सभी को चौंका दिया वह यह थी कि बड़ी संख्या में चिंगारियां उत्पन्न हुई, मानो वह किसी चट्टान से मिल गई हो जिसे नष्ट करना बहुत कठिन था। यूनक्सियाओं की आंखें थोड़ी बंद थीं। ऐसा नहीं था कि वह हथौड़े से बच नहीं सकता था, लेकिन चूंकि उसने अभी अभी तानाशाह शरीर की खेती की थी, इसलिए वह यह परीक्षण करना चाहता था कि यह कितना कठिन था। 8 सितारा मार्शल लॉर्ड के पूर्ण शक्ति हमले ने मुश्किल से उसके खून और क्यूई को उबाला था। जब हथौड़े से ड्रिल करना शुरू किया गया तभी उसे अपनी पीठ से दर्द की लहर महसूस हुई। हाँ, उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं और मांसपेशियां तन गईं, जबकि उसके शरीर के अंदर से एक हल्की नरम रोशनी निकली जो उसके चारों ओर घूम रही थी। उसकी पीठ का दर्द तुरंत कम हो गया और फिर पूरी तरह से खत्म हो गया। हाँ, तानाशाह शरीर ने मुझे निराश नहीं किया, वह हंसी से दहाड़ उठा। उसके शरीर से एक शक्ति फूटी जिसने हथौड़े को दूर धकेल दिया। फिर वह मुड़ा और दोनों मुट्ठियां बाहर फेंक दीं, जिससे कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं हुआ। यह शुद्ध शारीरिक शक्ति के साथ पूर्ण शक्ति वाला मुक्का था। गड़गड़ाहट। हथौड़े से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आई। मार्शल लॉर्ड चौंक गया
क्योंकि उसने महसूस किया कि हथौड़े के माध्यम से एक बड़ी ताकत आई और उसे हिला दिया, जिससे उसका खून और क्यूई उबलने लगा। गड़गड़ाहट। यूनक्सियाओ की आंखें चमक उठीं और उसने पागलपन से हमला करना शुरू कर दिया। उसकी मुट्ठियां टूटते तारों की तरह उड़ गईं और एक झटके में उसने दर्जनों घूंसे मारे, हथौड़े को धीमा कर दिया और मार्शल लॉर्ड को तब तक हिलाया जब तक कि उसने कुछ और खून नहीं बहा दिया। उसकी मुट्ठियां उड़ना बंद नहीं हुईं और वह बेतहाशा मुक्के मारता रहा। आसपास के लोग स्तब्ध रह गए और जब वे यह दृश्य देख रहे थे तो वे भूल गए कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। बूम! एक दबी हुई विस्फोट की आवाज गूंज उठी। 100 से अधिक बार मुक्का मारे जाने के बाद युद्ध का हथौड़ा फट गया, उसके टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए। चूंकि यह पहले से ही मार्शल लॉर्ड के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ था, जैसे ही हथौड़ा टूटा मार्शल लॉर्ड का दिमाग बहुत हिल गया और उसने मुंह से खून उगल दिया। यूनक्सियाओ की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने एक और मुक्का मारा। एक तेज सीटी हवा में गूंजी और एक बल मार्शल लॉर्ड की पीठ से बाहर आने से पहले उसकी छाती में घुस गया। जमीन पर वापस गिरने और मरने से पहले मार्शल लॉर्ड की आंखें अविश्वास के भाव के साथ बड़ी हो गईं। कीमियाग्रो और शेष 3 मार्शल लॉर्ड्स के चेहरे चादर की तरह पीले पड़ गए, पूरी तरह से भयभीत हो गए। युद्ध हथौड़ा उन चारों में से सबसे मजबूत रहस्यवादी हथियार था और यह चौथे स्तर का रहस्यवादी हथियार था। हालांकि युवक ने इसे सिर्फ नंगे हाथों से नष्ट कर दिया था। यह हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यहां तक कि एक मार्शल सम्राट भी शुद्ध शारीरिक शक्ति के साथ चौथे स्तर के रहस्यवादी हथियार को उड़ा नहीं सकता था। यूनक्सियाओ ने अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाईं। हल्की पीली रोशनी से चमकते हुए उनमें से खून टपकने लगा, लेकिन वे जल्द ही सामान्य स्थिति में आ गए। उसने अपनी ठंडी आंखों से इधर उधर देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब शांत हो जाओ, और अगर किसी ने हिलने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा। सभी की सांसें थम गईं और पूरे शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। वे केवल तभी देख सकते थे जब वह केंद्र में मुख्य सरणी की ओर बढ़ रहा था। यूनक्सियाओ ने मुख्य सरणी पर नजर डाली और फिर उसके चारों ओर सैकड़ों गंदे सरणी पर भौहें चढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह इतनी विनाशकारी स्थिति में है। निश्चित रूप से यह युद्धपोत यहाँ केवल दिखावे के रूप में काम करने के लिए है। तारामंडल संप्रदाय अपनी प्रतिष्ठा के बारे में इतना चिंतित क्यों है? इस दोषपूर्ण युद्धपोत की मरम्मत के लिए मुझे कितना पैसा खर्च करना होगा? कुछ कीमियागर आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या यह युवक भी एरे के बारे में जानता होगा? मुख्य सरणी पर खड़े होकर यूनक्सियाओ ने भौहें चढ़ा लीं और एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि वह मंत्रमुग्ध इशारों का प्रदर्शन करना शुरू कर दे, जो टैडपोल जैसे पात्रों की स्ट्रिंग में बदल गया और विभिन्न सरणी में उड़ गया। आसपास के कीमियागर और मार्शल लॉर्ड्स उसकी कुशल गतिविधियों को देखकर अवाक रह गए। इसी बीच बाहर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युद्धपोत में घुस गया हो। जल्द ही लड़ाई और चीखों की आवाजें हवा में गूंज उठीं और पूरा युद्धपोत प्रभावित हुआ और थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। इससे कमरे में मौजूद लोग चौंक गए। एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे युद्धपोत को झकझोर कर रख दिया। निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे उनके स्तर के लोग नहीं कर सकते थे। क्या ये 3 संप्रदाय हो सकते हैं? यूनक्सियाओ शांत रहा और मंत्रमुग्ध इशारे करता रहा, लेकिन उसने खुद से बुदबुदाया, बेहतर होगा कि आप सावधान रहें और इस युद्धपोत को बहुत अधिक नुकसान न पहुंचाएं। अन्यथा आप मुझे बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। कौन मौत की दावत कर रहा है? आपकी हिम्मत कैसे हुई नक्षत्र संप्रदाय में परेशानी पैदा करने के लिए आने की? पूरे युद्धपोत में एक भयंकर गर्जना गूंज उठी और एक भयानक आभा फैल गई। यहां तक कि यूनक्सियाओ ने भी केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में इसे महसूस किया। यह कोई और नहीं बल्कि किंघई में तारामंडल संप्रदाय का प्रभारी व्यक्ति वनस्टार मार्शल सम्राट जू फेंग था। उसके द्वारा भेजे गए कई मार्शल ग्रैंडमास्टरों के तुरंत मारे जाने के बाद वह अंततः टूट गया। यह आप ही हैं जो मरने वाले हैं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। घुसपैठिया डुआन यू था और उसने गहरी आवाज में ऐसा कहा।
उसके बाद फिर कुछ चीखें गूंज उठीं। स्पष्टतः नक्षत्र संप्रदाय के कुछ अन्य शिष्य मारे गए। तुम कौन हो? मुझे अपना नाम बताओ। मैं जू फेंग कभी भी किसी अज्ञात व्यक्ति को नहीं मारता। तुम मेरा नाम जानने के लायक नहीं हो। क्या? यह आभा एक 2 सितारा मार्शल सम्राट। आप एक 2 सितारा मार्शल सम्राट हैं। जू फेंग की आवाज घबराई हुई थी। यह मेरे स्वामी, कृपया शांत हो जाएं। क्या मैं जान सकता हूं कि तारामंडल संप्रदाय ने मेरे स्वामी को कैसे नाराज किया? हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने क्या किया है। मैं यहां दूसरों के लिए ऋण इकट्ठा करने के लिए हूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई तारामंडल संप्रदाय को भड़काने की? आप परिणाम भुगतेंगे। बड़ो, आइए इस दुश्मन से मिलकर लड़े। उग्र दहाड़े और विस्फोट तुरंत बाहर से आने लगे और कुछ कीमियागर यह सुनकर डर से कांप उठे। घुसपैठिया वास्तव में 2 सितारा मार्शल सम्राट था, जो जू फेंग से एक स्तर ऊंचा था। लेकिन सौभाग्य से नक्षत्र संप्रदाय के पास कई विशेषज्ञ थे और मार्शल सम्राट एक कठिन लड़ाई में फंस गया था। यूनक्सियाओ, जो मुख्य सरणी में काम में व्यस्त था, शांत रहा, जैसे कि बाहर जो हो रहा था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। कुछ कीमियागर उसके द्वारा की गई मंत्रमुग्धता को समझ नहीं पाए और उन्हें पता ही नहीं चला कि वह क्या कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद यूंगसियाओ ने मुस्कुराने से पहले आखिरकार एक लंबी सांस ली और कहा, यह हो गया। चौंककर सभी ने ऊपर देखा और उसे अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए देखा, जिसके ऊपर प्रकाश टिमटिमा रहा था और टैडपोल पात्र बाहर की ओर बह रहे थे। फिर उसने अचानक उसे नीचे लाया और मुख्य सरणी पर दबा दिया। उसकी हथेली से शुरू होकर एक सफेद रोशनी धीरे धीरे तेजी से फैलती गई और जल्द ही पूरे केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में भर गई। कुछ कीमियागरों की स्तब्ध आंखों के सामने जैसे ही तीनों मार्शल लॉर्ड्स को सफेद रोशनी ने छुआ, उनके शरीर बेकाबू होकर कमरे से बाहर उड़ गए, जैसे कि उन्हें किसी बड़ी ताकत ने दूर धकेल दिया हो। लेकिन कुछ कीमियागरों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वे सफेद रोशनी में चुपचाप खड़े रहे। कुछ सांसों के बाद केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के बाहर से गुस्से भरी दहाड़ की आवाज आई। क्या हो रहा है? यह सफेद रोशनी क्या है? सफेद रोशनी के संपर्क में आते ही मुझे युद्धपोत से क्यों बाहर निकाल दिया जा रहा है? एल्डर टोंग को तुरंत इसकी सूचना दें और उनसे इस समस्या को हल करने के लिए कहें। अरे नहीं, एल्डर टोंग को भी युद्धपोत से बाहर निकाल दिया गया है। डुआन यूजू फेंग और 1 दर्जन मार्शल ग्रैंड मास्टर्स के साथ कड़ी लड़ाई लड़ रहा था। वह उनके संयुक्त हमलों के तहत संघर्ष कर रहा था और उनके लिए उन्हें हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन खुद को सुरक्षित रखने में उसे कोई समस्या नहीं थी। हालांकि वह धीरे धीरे चिंतित हो गया, क्योंकि वह केवल 1 घंटे के लिए ही सील खोल सका और समय पूरा हो जाने पर वह निश्चित ही मारा जाएगा। लेकिन उसी वक्त सफेद रोशनी बेहद तेज गति से फैल गई। सभी की हैरान निगाहों के बीच जो कोई भी इसके संपर्क में आया, वह तुरंत उछलकर युद्धपोत से बाहर निकल गया। जू फेंग के लिए यह कोई अपवाद नहीं था। उसने एक मार्शल सम्राट की अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन इससे उसे केवल कुछ अतिरिक्त क्षण मिले और फिर उसे भी बाहर निकाल दिया गया। डुआन यू को कुछ नहीं हुआ और वह अभी भी युद्धपोत के अंदर मजबूती से खड़ा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यूनक्सियाओ सफल हो गया है और वह हंस पड़ा। जू फेंग का चेहरा बेहद काला था। युद्धपोत के बाहर खड़े होकर जब वह धीरे धीरे सफेद रोशनी से घिरा हुआ देख रहा था, तो उसे लगा कि उसका दिल बैठ गया है। उस साथी का एक साथी होना चाहिए। एल्डर टोंग कहाँ है? जल्दी से उससे पूछें कि क्या हो रहा है। एल्डर टोंग युद्धपोत पर एकमात्र 5वीं श्रेणी के कीमियागर थे, लेकिन मार्शल आर्ट में उनका साधना आधार केवल एक महान मार्शल मास्टर के स्तर पर था। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, वह आकाश से गिर गया। मार्शल ग्रैंड मास्टर्स और उससे ऊपर के लोगों के अलावा तारामंडल संप्रदाय के सभी लोग बेदखल होने के बाद आकाश से गिर गए। लॉर्ड जू एल्डर टोंग को युद्धपोत से बहुत पहले ही निकाल दिया गया था और वह कहीं अज्ञात स्थान पर गिर गया है। बकवास! तुम सब बकवास हो। जू फेंग गुस्से में था और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया।
यदि इस मंडराए हुए युद्धपोत को कुछ हुआ तो उसे निश्चित रूप से संप्रदाय द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी। बुजुर्गों, अपनी पूरी ताकत से जहाज पर बमबारी करो। मैं चाहता हूं कि चोरों का समूह मर जाए। अध्याय 212 प्रजना जादुई ध्वनि। जू फेंग का आदेश सुनने के बाद भीड़ को कोई संकोच नहीं हुआ। उनमें से प्रत्येक ने अपना हथियार निकाल लिया और चमकदार रोशनी एक पल के लिए टिमटिमाती और चमकती रही, जैसे कि एक दर्जन किरणें ब्लूलुआन युद्धपोत की ओर बरसने लगीं। इस समय दर्जनों विशेषज्ञ जो हवा में खड़े हो सकते थे, वे सभी मार्शल ग्रैंडमास्टर थे। इससे यह भी पता चला कि नक्षत्र संप्रदाय कितना मजबूत था। बूम, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अनेक ऊर्जा विस्फोट हुए, जिससे छल्ले या लहरें उत्पन्न हुई जो युद्धपोत पर फैल गईं। डुआन यू ने चौंक कर ऊपर देखा। हमले इतने अधिक थे कि अपनी चरम शक्ति होने पर भी उन्हें उनसे निपटना कठिन होगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से युद्धपोत से अचानक नीली रोशनी की किरण निकली जो उसके चारों ओर एक ऊर्जा अवरोध में खुल गई, जिससे सभी हमले अवरुद्ध हो गए। जू फेंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने सदमे और गुस्से में कहा, युद्धपोत की रक्षा सक्रिय हो गई है। क्या यह 10 साल से अधिक समय से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है? और उन्होंने मुझे बताया कि इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। मुख्य नियंत्रण कक्ष के अंदर कौन है? युद्धपोत की मुख्य रक्षात्मक सरणी की मरम्मत किसने की? अन्य बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। जब ब्लूलुआन युद्धपोत की प्राथमिक रक्षात्मक श्रृंखला सक्रिय हो गई तो ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे इसे नष्ट कर सकें। जू फेंग गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, हमला करो। मुझे विश्वास नहीं है कि मुख्य नियंत्रण कक्ष के अंदर इतने सारे प्राइमर्डियल पत्थर हैं कि वे बहुत लंबे समय तक रक्षा का समर्थन कर सकते हैं। जब प्राइमर्डियल पत्थर खत्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हें जीवित उड़ा दूंगा। ब्लूलुआन युद्धपोत इतना विशाल था कि उसे बचाए रखने के लिए बहुत सारे आदिम पत्थरों की आवश्यकता थी। इसलिए बिना गहरी जेब वाली बिजली मुफ्त में मिलने पर भी वह वहन नहीं कर सकती। इसके अलावा इसकी सर्वांगीण रक्षा को सक्रिय करने के लिए आवश्यक प्राइमर्डियल स्टोन्स की मात्रा और भी अधिक चौंकाने वाली थी। एक पल के लिए तारामंडल संप्रदाय के लोगों ने युद्धपोत पर जानबूझकर हमला करने के लिए शक्तिशाली तकनीकों का प्रयोग किया। असंख्य हमलों के तहत नीला अवरोध धीरे धीरे धुंधला हो गया। इसे देखते ही हर चेहरे पर तुरंत खुशी की झलक दिखाई दी और उन्होंने अपने हमलों की आवृत्ति बढ़ा दी। डुआन यू ने सिकुड़ते प्रकाश अवरोध को देखा और चिंतित होकर मुख्य नियंत्रण कक्ष की ओर भागा। वह नहीं जानता था कि यूनक्सियाओ कितनी देर तक टिक सकता है। लेकिन जब उसने कमरे में कदम रखा तो वह थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि उसने देखा कि कई अजनबी एक कोने में डरपोक खड़े थे जिनके चेहरे पर डर लिखा हुआ था। यूनक्सियाओ ने उस पर एक नजर डाली और उसे नजरअंदाज कर दिया और कुछ कीमियागरों की ओर मुड़कर कहा, आप बिल्कुल 6 हैं। यहां आएं और मदद करें। यह प्रजना मैजिक साउंड एरे केवल 6 लोगों द्वारा एक साथ काम करके सक्रिय किया जा सकता है। प्रजना जादू ध्वनि सरणी। एक कीमियागर अपने डर को भूलकर चौंककर चिल्लाया। ब्लूलुआन युद्धपोत की प्राथमिक आक्रामक श्रृंखला। क्या यह पहले से ही क्षतिग्रस्त नहीं है? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यूनक्सियाओ ने चिढ़कर कहा, तुम्हें ऐसा कहने का दुस्साहस कैसे हुआ? मुझे एक युद्धपोत का अपहरण करने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन यह बकवास निकला। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं इसे ठीक करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं? अब तुम सब यहां आओ। उसकी चीख से 6 कीमियागर डर गए और वे कांपते हुए आगे बढ़े। वे भी उत्सुक थे और इस बात पर विश्वास करने का साहस नहीं कर रहे थे कि प्राथमिक आक्रामक सरणी की मरम्मत इतनी आसानी से की जा सकती है। जैसे ही वे यूनक्सियाओं के आसपास इकट्ठे हुए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और चमक उठीं, मानो उन्होंने स्वादिष्ट भोजन से भरी कोई मेज देखी हो। मैं अब आप 6 लोगों को इस प्रजना मैजिक साउंड सरणी को नियंत्रित करने की तकनीक सिखाऊंगा। आपके पास उन्हें समझने के लिए केवल 10 सांसों का समय है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं पहले आपको मार डालूंगा, यूनक्सियाओ ने ठंडे चेहरे से कहा।
छह आश्चर्यचकित कीमियागर जोर जोर से निगलने लगे और ठंडे पसीने से तर हो गए क्योंकि वे ध्यान से सुन रहे थे। युद्धपोत के बाहर बहरा कर देने वाले विस्फोटों से अनभिज्ञ थे। डुआन यू ने उन्हें घबराहट से देखा और परेशान करने के लिए आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उसने देखा कि यूनक्सियाओं के बगल में नीली रोशनी उत्सर्जित करने वाली एक सरणी युद्धपोत के बाहर की बाधा की तरह ही धुंधली होने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। जू फेंग और अन्य लोग यह देखकर खुश हुए। उनमें से प्रत्येक ने मुट्ठी भर औषधीय गोलियां निकालीं और उन्हें निगल लिया। इसके साथ ही उनकी आभा पलक झपकते ही अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच गई। ऊर्जा विस्फोट और भी भयंकर रूप से बरसने लगे, जिससे युद्धपोत के चारों ओर का शून्य तरंगित और विकृत हो गया। बूम! नीला बैरियर अचानक टूट गया, जिससे शून्य कांपने लगा और युद्धपोत डगमगाने लगा। यह खुल गया है। हमला करना बंद करो और अब युद्धपोत पर आक्रमण करो। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को पकड़ लिया जाए। जू फेंग बहुत खुशी से दहाड़ने लगा। गड़गड़ाहट! एक मार्शल ग्रैंडमास्टर को अपना हमला वापस लेने में बहुत देर हो गई थी। एक विशाल सुनहरी तलवार ने युद्धपोत पर वार किया और 2 मंजिला इमारत को बीच से तोड़ दिया। जू फेंग ने भौहें चढ़ाते हुए गुर्राया, मैंने कहा हमला करना बंद करो। अगर कोई युद्धपोत को नष्ट कर देगा तो मैं उसे मार डालूंगा। वो 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 अचानक युद्धपोत से एक कर्कश आवाज आई, मानो कोई हॉर्न बजा रहा हो, जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी और कान के लिए बेहद अप्रिय थी। क्या चल रहा है? जू फेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उन्होंने मार्शल ग्रैंडमास्टर की ओर गुस्से से देखा और कहा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया है? मार्शल ग्रैंडमास्टर गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाने की हिम्मत नहीं की। अपने दिल में उसने जू फेंग के परिवार की सभी महिलाओं को श्राप दिया। उन्होंने कुछ सांसें सुनी और फिर संदेह से कहा, यह ध्वनि कुछ कुछ प्रज्ञा जादुई ध्वनि जैसी है। प्रज्ञा जादुई ध्वनि? इसने दर्जनों मार्शल ग्रैंडमास्टर्स को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपना ध्यान ध्वनि पर केंद्रित किया और अगले ही पल उनकी अभिव्यक्तियां काफी बदल गईं, जबकि उनकी आंखों में भय झलक रहा था। जू फेंग का चेहरा हरा हो गया और वह लगभग फूट फूट कर रोने लगा। उन्मादी आवाज में वह चिल्लाया, वे लानत कीमियागर! क्या उन्होंने नहीं कहा कि प्राथमिक आक्रामक व्यूह क्षतिग्रस्त हो गया है और उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती? उनके पूर्वजों को बकवास। लय मजबूत नहीं है तो चलो जल्दी से युद्धपोत में भाग जाएं और उन्हें नीचे ले जाएं। इस बीच हवा में फैलते फैलते वूवू ध्वनि एक सुर से एक राग में, अप्रिय से सुंदर में बदलने लगी। ऐसा लग रहा था कि नंगी आंखों से आकाश में एक प्रकार की लहरें फैल रही हैं और धुन बदलते ही शून्य एक फीकी लय के साथ कंपन करने लगा। एक अन्य युद्धपोत के अंदर, जो तारामंडल संप्रदाय के ब्लूलुआन युद्धपोत से कई मील दूर था, 1000 क्रेन्स कोर्ट का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था। उसके नीचे योद्धाओं की 2 पंक्तियां बैठी थीं, जो धीमी आवाज में कुछ चर्चा कर रही थीं। 3 संप्रदायों द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञ वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने वास्तव में ब्लूलुआन युद्धपोत का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। हे तारामंडल संप्रदाय के उन कमीनों को इस बार कष्ट सहना पड़ेगा। वह 2 सितारा मार्शल सम्राट कौन है जिसने अकेले सभी विशेषज्ञों से लड़ाई की? यदि वह दक्षिण से है तो उसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। कुछ दिन पहले तीनों संप्रदायों के प्रतिनिधि एक गुप्त चर्चा के लिए यहाँ आए थे। वे नक्षत्र संप्रदाय से निपटने के लिए हमारी ताकत उधार लेना चाहते थे। यह पता चला कि उनके पास ऐसा तुरुप का पत्ता था। सौभाग्य से हमने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। आप ऐसा नहीं कह सकते। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय, टाइगर स्लेयर संप्रदाय और फोरस्क्वेयर लाइब्रेरी आखिरकार स्काई फ्रेगेंस साम्राज्य की शक्तियां हैं और हमें एक आम दुश्मन के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा हम 1000 क्रेन्स कोर्ट वे हैं जिन्हें तारामंडल संप्रदाय से सबसे अधिक नुकसान हुआ है। अब जब कोई आगे आया है तो हम स्वाभाविक रूप से यह देखकर खुश हैं कि वे क्या हासिल कर सकते हैं
और हम अधिक से अधिक अंधेरे में उनका थोड़ा समर्थन करेंगे। हम नक्षत्र संप्रदाय के साथ खुले तौर पर युद्ध नहीं कर सकते, क्या हम कर सकते हैं? जब नीचे लोग बातें कर रहे थे, तब भी बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जो संदेह से टिमटिमा रही थीं। फिर उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से में नीचे मौजूद लोगों से कहा, यह प्रजना मैजिक साउंड का हमला है। इंटेलिजेंस टेम्पल गंदगी खा रहा है। किसने कहा कि तारामंडल संप्रदाय के प्राथमिक आक्रामक और रक्षात्मक व्यू सभी क्षतिग्रस्त हो गए हैं? और मुझे यह मत बताएं कि ये दो व्यू पिछले कुछ दिनों में तय किए गए थे। मैं मूर्खों का एक समूह रख रहा हूं जो गंदगी खाते हैं। वे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को कैसे चूक सकते हैं? उनके प्राइमर्डियल स्टोन्स होंगे, आधे साल के लिए कटौती की जाएगी। शू झेंगकिंग, यह आप पर भी लागू होता है, क्योंकि आप इंटेलिजेंस टेम्पल के प्रमुख हैं और आपको सजा के रूप में एक बार कोड़े मारे जाएंगे। नीचे एक आदमी कांप उठा, जबकि उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसने सिर झुकाया और कांपती आवाज में कहा, मैं समझता हूं, महाराज। दूसरों ने अपनी आंखें उसकी ओर घुमाईं, प्रत्येक की अभिव्यक्ति अलग थी, कुछ प्रसन्न, कुछ चुप, कुछ उदासीन और कुछ आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहे थे। इस बीच जू फेंग और अन्य, जो युद्धपोत की ओर उड़ रहे थे, अचानक रुक गए और उनके हाव भाव काफी बदल गए। उनकी आंखों में भय का भाव था और उन्होंने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिए, मानो उन्होंने दुनिया की सबसे भयानक बात सुनी हो, और वे सभी पागल होने लगे। प्रजना मैजिक साउंड का आविष्कार प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध मार्शल सॉवरेन द्वारा किया गया था। यह एक बहुत ही चतुर ध्वनि मार्शल आर्ट तकनीक थी जो श्रोता के दिमाग को परेशान कर सकती थी और मानसिक राक्षसों को आकर्षित कर सकती थी। एक योद्धा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने दिमाग से विकर्षणों को दूर करे और उसे शांत रखे, क्योंकि एक बार मानसिक राक्षस आकर्षित हो गए तो ऊर्जा अनियंत्रित हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप क्यूई विचलन हो सकता है या सबसे खराब स्थिति में मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार की मार्शल आर्ट तकनीक बेहद क्रूर थी और इससे बचाव करना कठिन था। बाद में इसे एक प्रतिभाशाली कीमियागर द्वारा एक सरणी में संशोधित किया गया। हालांकि यह व्यू उतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि एक योद्धा द्वारा प्रयोग किए जाने पर परिणाम वही था और दुश्मनों के एक बड़े समूह को निशाना बनाने के लिए बहुत उपयुक्त था। बाद में इसे प्राथमिक आक्रामक सरणी के रूप में सभी छठे स्तरीय ब्लूलुआन युद्धपोतों में बनाया गया था। जू फेंग और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनकी ऊर्जाएं उनके भीतर बढ़ रही हैं, जैसे कि वे उनके शरीर से बाहर निकलने वाली हों। जितना अधिक उन्होंने उन्हें दबाने की कोशिश की, ऊर्जाएं उतनी ही अधिक हिंसक रूप से उबलने लगीं। धिक्कार है कीमियागर। बकवास का एक गुच्छा, जू फेंग नाराजगी से दहाड़ने लगा और उड़ने ही वाला था। जब से वह किंधई आया था, वह हमेशा प्रजना मैजिक साउंड एरे की मरम्मत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो यह जानता हो कि इसकी मरम्मत कैसे की जाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब सरणी पहली बार सक्रिय होगी तो उसे व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव होगा। वह अत्यंत क्रोधित था और जादुई ध्वनि के प्रभाव से उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली। उसके सार को ठेस पहुंची। द हेवनली हेलबर्ड व्हाइट फ्लेम गोस्ट किल। अचानक ऊपर से एक उदासीन आवाज आई। मजाकिया नजर से डुआन यू ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि उसके हाथ में स्वर्गीय हेलबर्ड सफेद लौ के ढेर में लिपटा हुआ आकाश से नीचे आ रहा था। शून्य को स्वर्गीय हेलबर्ड द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। आप जू फेंग चौंक गया और वह अविश्वास से दहाड़ने लगा, कैसे आप जादू की आवाज से परेशान कैसे नहीं हो सकते? उसने महसूस किया कि उसके शरीर में क्यूई और रक्त तेजी से बह रहा है, धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है। लेकिन डुआन यू शांत दिख रहा था और उसकी आभा भी स्थिर थी, परेशान होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। तुम मरने वाले हो तो तुम इतना कुछ क्यों जानना चाहते हो? डुआन यू ने उदासीनता के चेहरे के साथ कहा, जबकि उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। यदि यूनक्सियाओ नहीं होता तो वह माँ वेंडी और अन्य लोगों के साथ दक्षिण सागर में मर गया होता। निःसंदेह तारामंडल संप्रदाय के लोगों के बिना भी उसने माना कि उसे पहले माँ वेंडी और अन्य लोगों द्वारा मार दिया जाएगा।
लेकिन हेंग युआन द्वारा कई दिनों तक उसका पीछा किया गया, और यदि वे इंद्रधनुषी कोहरे में नहीं भागे होते तो भी वह मर जाता। अब यूनक्सियाओं ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि ट्रैंक्विल मंत्र जो जादुई ध्वनि से बचाव कर सकता था, अभी यूनक्सियाओं द्वारा सिखाया गया था। ब्लूलुआन युद्धपोत इतना शक्तिशाली होने का कारण यह था कि यह एक आक्रामक सरणी से सुसज्जित था जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करता था और जिसके खिलाफ बचाव करना असंभव था। एक मंत्र जो जादुई ध्वनि के आक्रमण का प्रतिरोध कर सकता था, निश्चित रूप से कोई साधारण नहीं था। अध्याय 213 सफलता। नहीं, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं, जू फेंग गुर्राया। उसके हाथ मंत्रमुग्ध इशारों में चमक उठे और जल्द ही प्राइमर्डियल क्यूई की एक बड़ी गेंद उसकी हथेली में दिखाई दी। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान उसकी त्वचा टूटती रही और देखते ही देखते वह खून से लथपथ हो गया। अंततः उसकी ऊर्जा ने नियंत्रण खो दिया और उसके शरीर से बाहर निकल गई। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें अपने साथ लाऊंगा। प्राइमर्डियल क्यूई विस्फोट विस्फोट। प्रकाश की बड़ी गेंद खिल गई जबकि डुआन यू का हेवनली हेल्बर्ड उसी समय उस पर गिर गया। दो सेनाएं तेजी से टकराईं और बिखर गईं, जिससे पूरा आकाश दिन के उजाले जैसा उज्ज्वल हो गया। भय से ग्रसित तारामंडल संप्रदाय के उन मार्शल ग्रैंड मास्टरों की आंखें फैल गईं जब वे भागने के लिए मुड़े। हालांकि उनमें से अधिकांश दोनों सेनाओं के प्रभाव में फंस गए और तुरंत नष्ट हो गए। यहाँ तक कि ब्लूलुआन युद्धपोत का पिछला हिस्सा भी विस्फोट की लहर की चपेट में आ गया और पूरा जहाज हिल गया। लड़ाई इतनी शोरगुल वाली और हिंसक थी कि इसने किंघई के लगभग सभी योद्धाओं को चिंतित कर दिया था। सभी लोग दूर से ही सावधानी से देखते रहे और किसी को भी करीब आने की हिम्मत नहीं हुई। जब उन्होंने जू फेंग को आत्मविस्फोट करते और कई मार्शल ग्रैंडमास्टरों का सफाया होते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इस बीच नक्षत्र संप्रदाय के शिष्य, जिन्हें युद्धपोत से बाहर निकाल दिया गया था, वे यह देखकर भयभीत हो गए। उनके दिलों में जू फेंग एक भगवान की तरह एक ऊंचे व्यक्ति थे और वह किंघई के कुछ शीर्ष विशेषज्ञों में से एक थे। यह कहा जा सकता है कि भले ही उसे किंघई में किसी ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़े जिसे वह हरा नहीं सकता था, उसे भागने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब उसने उनकी आंखों के सामने खुद को उड़ा लिया और धूल में मिल गया। दोनों सेनाओं की टक्कर से फूटी सफेद रोशनी ने तुरंत सभी की आंखों को चोट पहुंचाई, जिससे उन्हें अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डुआन यू पर भी बल का प्रभाव पड़ा, जिससे उसके आंतरिक अंग गंभीर रूप से घायल हो गए और उसे खांसते हुए मुंह से खून निकलने लगा। उसने इशारा किया और स्वर्गीय हेल्बर्ड सीधे युद्धपोत में उड़ने से पहले वापस उसके हाथ में आ गया। जल्द ही युद्धपोत धीरे धीरे मुड़ने लगा। एक नजर में उसकी पूंछ जिस पर प्रहार किया जा रहा था टूटी हुई लग रही थी, लेकिन मुख्य संरचना क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। डुआन यू के अंदर जाने के बाद यह तेज हो गया और दक्षिण सागर की ओर उड़ गया। किंघई के ऊपर पूरे दिन मंडराते रहने वाले दो ब्लूलुआन युद्धपोतों में से एक अचानक सभी की आंखों के सामने से चला गया। इससे किंघई के लोग स्तब्ध रह गए और उनके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। जैसे ही विशाल युद्धपोत चला गया, सूरज की रोशनी सीधे शहर में आ गई और उन इमारतों को रोशन कर दिया जो वर्षों से सूरज में नहीं डूबी थीं, और पूरा किंघई उज्ज्वल हो गया था। क्या यह वास्तविक है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसे भगा दिया गया है। दो युद्धपोतों में से केवल 1000 क्रेंस कोर्ट का एक ही बचा है। वास्तव में यह किसने किया? वे बहुत मजबूत हैं। बेशक यह फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय, टाइगर स्लेयर संप्रदाय और फोरस्क्वेयर लाइब्रेरी की संयुक्त सेना है। किंघई में तारामंडल संप्रदाय को और कौन नष्ट कर सकता है? क्या 3 संप्रदायों में ताकत है? जू फेंग को मारने के लिए कम से कम एक मार्शल सम्राट की आवश्यकता होगी, है ना? ठीक है, यह समझ में आता है। मुझे लगता है कि 1000 क्रेंस कोर्ट को भी इसमें शामिल होना चाहिए। किंघई में तारामंडल संप्रदाय सिर्फ एक विदेशी शक्ति है और उन दोनों के बीच लंबे समय से एक दूसरे के साथ दुश्मनी थी। शश, अपनी आवाज धीमी करो। बेहतर होगा कि हम शक्तिशाली संप्रदायों के बीच की शिकायतों के बारे में बात न करें,
अन्यथा हम एक दिन बिना जाने क्यों मर जाएंगे। दूरी में एक छोटी सी इमारत में 3 बूढ़े लोग गंभीर चेहरों के साथ लंबे समय तक अवाक होकर ब्लूलुआन युद्धपोत को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते रहे। वे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय, टाइगर स्लेयर संप्रदाय और फोरस्क्वेयर लाइब्रेरी के संप्रदाय नेता थे। उनकी आभा से देखते हुए वे सभी शीर्ष 9 सितारे मार्शल ग्रैंडमास्टर थे। टाइगर स्लेयर संप्रदाय के संप्रदाय नेता अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने कहा, अब क्या? लगभग हर कोई सोचता है कि हमने यह किया है। जब तक हम अपराधी को नहीं पकड़ लेते, हम अपना नाम साफ करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारा नाम साफ करें। हम इसे साफ करने की आवश्यकता क्यों है? फोरस्क्वेयर लाइब्रेरी के संप्रदाय नेता ने कहा। क्या हमारा इरादा यही नहीं था? और क्या अब यह बेहतर नहीं है कि किसी ने हमारे लिए यह किया है? समस्या यह है कि हमने ऐसा नहीं किया, टाइगर स्लेयर संप्रदाय के नेता ने आह भरी। और उन लोगों ने किंघई में तारामंडल संप्रदाय की नींव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। क्या आपको लगता है कि पूर्व में उनका मुख्यालय इस मामले को आसानी से शांत कर देगा? मैंने सुना है कि ओल्ड फ्रीक तारामंडल 9 हेवंस क्षेत्र का विशेषज्ञ है। यदि वह स्काई फ्रेग्रेंस साम्राज्य में आता है तो 1000 क्रेंस कोर्ट भी उसे नहीं रोक सकता, हम तीनों का तो जिक्र ही नहीं। फोरस्क्वेयर लाइब्रेरी के नेता ने निराशापूर्वक कहा और कहा, यदि ओल्ड फ्रीक तारामंडल किसी अन्य क्षेत्र की यात्रा करता है तो वह पवित्र क्षेत्र द्वारा निर्धारित लौह नियमों का उल्लंघन करेगा। भले ही वह 9 स्वर्ग क्षेत्र का विशेषज्ञ है, वह अकेले पूरे पवित्र क्षेत्र के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। जब तक वह साबित कर सकता है कि हम दोषी हैं, उसे पवित्र क्षेत्र के लौह नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन यह हमारे द्वारा नहीं किया गया था, तो वह कैसे साबित करेगा कि हम दोषी हैं? टाइगर स्लेयर संप्रदाय के नेता रुके। उसने पाया कि वह इस विद्वान के साथ तर्क नहीं कर सकता। धार्मिक ऊर्जा की खेती करने वाले ये सभी लोग कठिन पागल थे और वे सांसारिक ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उसने अपना सिर हिलाया और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के नेता की ओर मुड़ा। भाई झांग, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के नेता ने दक्षिण सागर की ओर नहीं देखा, बल्कि नीचे की जमीन पर देखा जहां तारामंडल संप्रदाय का युद्धपोत था। उनका चेहरा गंभीर था और उन्होंने कहा, हम सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्यों? इससे अन्य 2 आदमी चौंक गए और उन्होंने उसकी निगाहों का पीछा किया। हमें नक्षत्र संप्रदाय के उन शिष्यों को शीघ्रता से बचाने की आवश्यकता है। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के नेता ठंडे पसीने से लथपथ होकर चिल्लाने लगे। कोई उनका वध कर रहा है। यदि ये शिष्य मारे गए तो हमें सारा दोष उठाना होगा और वह ओल्ड फ्रीक तारामंडल निश्चित रूप से हमसे हिसाब चुकाने आएगा। अन्य 2 व्यक्ति अचंभित रह गए और उन्हें लगा कि तारामंडल संप्रदाय के शिष्यों की जान एक-एक करके ली जा रही है। वे आनन-फानन में इमारत से बाहर भागे। यदि उन सभी शिष्यों को मार दिया गया तो यह किसी भी जीवित व्यक्ति को न छोड़ने की क्रूरतम विधि के साथ तारामंडल संप्रदाय की शाखा के पूर्ण सफाई के बराबर था। तारामंडल संप्रदाय के संप्रदाय नेता के पास दंडित किए बिना दूसरे क्षेत्र की यात्रा करने के लिए आवश्यक सभी कारण होंगे। और जब 9 हेवंस क्षेत्र का एक मार्शल संप्रभु दक्षिण में उतरा तो दक्षिण के 3 प्रमुख साम्राज्य भी उसे रोकने में सक्षम नहीं होंगे, 3 छोटे संप्रदायों का तो जिक्र ही नहीं। 1000 क्रेंस कोर्ट के ब्लूलुआन युद्धपोत के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, जू झेंगकिंग, आप आग से खेल रहे हैं। यदि आप यहाँ ओल्ड फ्रीक तारामंडल को आकर्षित करते हैं तो पूरे स्काई फ्रेग्रेंस साम्राज्य में उसे कौन रोक सकता है? एक अन्य बूढ़े व्यक्ति जू झेंगकिंग ने ठंडा चेहरा दिखाते हुए कहा, एल्डर यांग, यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। तारामंडल संप्रदाय की शाखा को नष्ट करना और हमारे लिए अन्य संप्रदायों से छुटकारा पाने के लिए ओल्ड फ्रीक तारामंडल को यहाँ आकर्षित करना। जब तक कुछ भी गलत नहीं होता, आज से किंघई में कम से कम आधा मुनाफा 1000 क्रेंस कोर्ट का होगा। बुजुर्ग यांग ने गुस्से में कहा, लेकिन परिणाम बहुत गंभीर हैं। अगर ओल्ड फ्रीक तारामंडल को पता चला कि हमने ही ऐसा किया है तो कोर्ट लीडर भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जू झेंगकिंग ने गर्व से उपहास किया, आप बहुत अधिक चिंता करते हैं, एल्डर यांग।
फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय, टाइगर स्लेयर संप्रदाय और फोरस्क्वेयर लाइब्रेरी को बलि का बकरा बनाकर हम सुरक्षित रहेंगे। भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है। अगर हम इतने कायर हैं तो हम कुछ भी बड़ा कैसे हासिल कर सकते हैं? बुजुर्ग यांग गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे और उन्होंने चिंतित होकर देखा कि 1000 क्रेन्स कोर्ट के विशेषज्ञ उनके चेहरे कपड़ों से ढके हुए थे, नीचे तारामंडल संप्रदाय के शिष्यों को मार रहे थे। यूनक्सियाओ ने ब्लूलुआन युद्धपोत को हजारों मील दक्षिण सागर में चलाया और फिर उसने इसे पानी के ऊपर हवा में ही रोक दिया। यहाँ शांति थी, आसपास हजारों मील तक लोगों का कोई निशान नहीं था। डुआन यू युद्धपोत पर पीले चेहरे के साथ खड़ा था, नीले आकाश और समुद्र को देख रहा था। उसे थोड़ा अवास्तविक लगा और वह मन ही मन बुदबुदाया, हमने वास्तव में ब्लूलुआन युद्धपोत को लूट लिया है। यह कैसे संभव है? विस्फोट से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब उसे फिर से सील कर दिया गया था, इसलिए उसकी खेती का आधार 7 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर के पास वापस आ गया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। उनका रंग बेहद खराब था। लेकिन जब उसने सोचा कि ब्लूलुआन युद्धपोत, जिसे वह अतीत में देख रहा था, कितनी आसानी से उनके द्वारा ले लिया गया था, तब भी उसे ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। उसे अचानक यह एहसास हुआ कि उसके सामने यह युवक कोई इंसान नहीं है। युंगसियाओ युद्धपोत में आगे पीछे दौड़ रहा था, उसकी स्थिति का निरीक्षण कर रहा था और उसका चेहरा बदसूरत और बदसूरत हो गया था। अंत में उन्होंने डांटा, कैसा दिखावा करने वाला संप्रदाय है। यदि आप गरीब हैं तो ऐसी उच्चस्तरीय चीज के साथ मत खेलें। मध्य हवा में मंडराने और मुखौटा के रूप में काम करने के अलावा मुझे इस युद्धपोत से कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। डुआन यू को पहले से ही उसकी सारी डांट फटकार की आदत हो गई थी। क्या आपने प्राथमिक आक्रामक और रक्षात्मक सरणियों को ठीक नहीं किया? बस प्रजना मैजिक साउंड हमला इस युद्धपोत के मूल्य को चिह्नित करने के लिए पर्याप्त है। यूनक्सियाओ ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि ढाल खोलने और 10 सांसों तक जादुई ध्वनि के साथ हमला करने में मुझे कितने प्राइमर्डियल क्रिस्टल की कीमत चुकानी पड़ी? डुआन यू की ओर देखते हुए, जिसका चेहरा खाली था, उसने ठंडे स्वर में कहा, 50,000 औसत दर्जे के प्राइमर्डियल स्टोन्स के बराबर। इससे डुआन यू डर गया और वह लगभग समुद्र में गिर गया। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? इतने कम समय में 50,000 मध्य श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थर खत्म हो गए। क्या सरणी प्राइमर्डियल पत्थरों को खाती है या क्या? बकवास। मैं 1 साल की कड़ी मेहनत से भी इतना नहीं कमा सकता। यूनक्सियाओ ने उसे घूर कर देखा और कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह इतना शक्तिशाली हो सकता है? 6ठी श्रेणी का युद्धपोत एक मार्शल सम्राट के रक्त और क्यूई और दिमाग के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। अगर उसने बड़ी मात्रा में प्राइमर्डियल क्यूई को निगल नहीं लिया होता, तो क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि एक मार्शल सम्राट इतना कमजोर होता है? डुआन यू चुप हो गया। 7 तारामंडल क्षेत्र का एक मार्शल सम्राट स्काई फ्रेग्रेंस साम्राज्य में पहले से ही सर्वोच्च अस्तित्व में था। यह वास्तव में एक बहुत ही स्वर्ग विरोधी तथ्य था कि 6ठे स्तर की रहस्यवादी कलाकृति उसके दिमाग को परेशान कर सकती थी। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि युद्धपोत के लिए एक ही बार में इतने सारे प्राइमर्डियल पत्थरों को निगलना उचित था। उसने ऊपर देखा और 6 कीमियागरों की ओर देखा, जो एक कोने में डरपोक खड़े थे, और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यंग मास्टर यू, आप उनके साथ क्या करने जा रहे हैं? 6 आदमी अचंभित रह गए। उनमें से एक ने साहस जुटाया और कहा, कृपया हमें मत मारो। हम सभी तीसरे स्तर के कीमियागर हैं और आपको हमारी आवश्यकता हो सकती है। अतीत में डुआन यू ने सोचा होगा कि ये 6 लोग अनमोल थे, लेकिन चूंकि उसने देखा कि यूनक्सियाओ कितना अजीब था, कोई अन्य कीमियागर उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। उन्होंने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, अगर हम उनकी जान बख्श दें तो क्या कोई परेशानी हो जाएगी? आखिर वे तारामंडल संप्रदाय से हैं। यूनक्सियाओ ने कहा, चिंता मत करो, वे इस युद्धपोत से परिचित हैं और मैं उनका उपयोग कर सकता हूं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस युद्धपोत को कैसे बहाल करेंगे। उसने अपनी चमकती आंखों के साथ एक पल के लिए सोचा और फिर खुद से बुदबुदाया,
ऐसा लगता है कि मैं केवल उन्हें ही ढूंढ सकता हूं। उन्हें, डुआन यू ने संदेह से कहा। वे कौन हैं? ब्लूलुआन युद्धपोत की मरम्मत करने की क्षमता किसके पास है? थंडरविंड ट्रेडिंग कंपनी, जो कॉमर्स एलायंस में ताकत के मामले में मैरियट ट्रेजर्स स्टोर के बाद दूसरे स्थान पर है और किसी भी व्यवसाय को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त साहसी है। अध्याय 214 जिंगयांग हो। थंडरविंड ट्रेडिंग कंपनी, डुआन यू की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने आश्चर्य से कहा, स्काई फ्रेग्रेंस एम्पायर में एक थंडरविंड ट्रेडिंग कंपनी है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी नहीं है? मुझे याद है कि इसका सामने का दरवाजा केवल एक आदमी के कंधे जितना चौड़ा है और इसमें केवल एक या दो कर्मचारी हैं। और ऐसा लगता है कि पूरे साल इसका कोई व्यवसाय नहीं है। यूनक्सियाओ ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो और बोला, उनकी शाखाएं पूरे महाद्वीप में ऐसी ही दिखती हैं। क्या उन्हें एक बड़ी व्यापारिक कंपनी बनने के लिए एक भव्य इमारत बनानी होगी? डुआन यू पहले से ही उसके अहंकारी तरीके का आदी हो चुका था। और आपने कहा कि वे किसी भी व्यवसाय को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त साहसी हैं? मुझे लगता है कि यह अतिशयोक्ति है। यदि कोई उनसे मार्शल संप्रभु तानाशाह एओ चांदकों को मारने के लिए कहता है तो क्या वे इसे स्वीकार करेंगे? यूनक्सियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। बेशक वे करेंगे, लेकिन कोई भी कीमत वहन नहीं कर सकता। एओ चांदकों को मारने के लिए कम से कम 100 मिलियन सर्वोच्च श्रेणी के प्रिमोर्डियल स्टोन्स की आवश्यकता होगी। इसके अलावा थंडरविंड ट्रेडिंग कंपनी के साथ सभी व्यवसाय का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाना चाहिए। डुआन यू का मुंह खुला रह गया। वह व्यवसाय स्वीकार करने से इनकार करने का एक और तरीका था। उन्होंने सोचा कि अगर कोई वास्तव में 100 मिलियन सर्वोच्च श्रेणी के प्रिमोर्डियल स्टोन लेकर आया तो थंडरविंड ट्रेडिंग कंपनी क्या करेगी? यूनक्सियाओ ने समुद्र की ओर देखा और आगे एक द्वीप की ओर इशारा किया। हम उस द्वीप पर उतरेंगे। ब्लूलुआन युद्धपोत बहुत विशाल है और इसे भंडारण रिंग के अंदर नहीं रखा जा सकता है। मैं द्वीप पर एक सरणी बनाऊंगा और इसे अस्थायी रूप से छिपाऊंगा। उसके बाद हम थंडरविंड ट्रेडिंग कंपनी के लोगों को ढूंढने जाएंगे। जल्द ही युद्धपोत को द्वीप के ऊपर से खदेड़ दिया गया। यूनक्सियाओ ने इलाके का अध्ययन किया और फिर 6 कीमियागरों को नीचे बुलाया और उन्हें सिखाया कि सरणी कैसे बिछानी है। एक सरणी जो इतनी बड़ी वस्तु को छिपा सकती थी, 6 कीमियागरों के ज्ञान से परे थी। जब उन्होंने यूनक्सियाओ की शिक्षा सुनी और ज्ञान को उत्सुकता से ग्रहण किया तो उनकी आंखें चमक उठीं। सारणियां कीमिया के दांवों की नींव थीं, क्योंकि किसी भी प्रकार के शोधन के लिए सारणियों के माध्यम से ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती थी। तो एक वरिष्ठ कीमियागर निश्चित रूप से एक सरणी मास्टर भी था। लेकिन ऐसे लोग भी थे जो कीमिया के दांवों में रुचि नहीं रखते थे और केवल सरणियों के दांव पर ध्यान केंद्रित करते थे। मार्शल सॉवरेन तेंग गुआंग, जिन्हें पवित्र क्षेत्र द्वारा सिंहासन की उपाधि दी गई थी और स्वर्ग और पृथ्वी शक्ति चार्ट पर 7वें स्थान पर रखा गया था, सरणियों के एक अद्वितीय स्वामी थे। यदि उसे एक सरणी बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता तो वह विश्व के कानून को आकर्षित कर सकता था और पृथ्वी, पहाड़ों, नदियों, सूर्य, चंद्रमा और सितारों की शक्ति को उसमें डाल सकता था और एक ही समय में अन्य सभी शीर्ष 9 मार्शल संप्रभुओं को फंसा सकता था। यूनक्सियाओ जिस सरणी का निर्माण करना चाहता था वह सिर्फ एक साधारण कवरअप सरणी थी जो ब्लूलुआन युद्धपोत के स्थानिक प्रभाव को मिटा सकती थी और किसी को भी इस पर ध्यान नहीं देना था। यदि वह 9वें स्तर की कीमिया संप्रभु की अपनी ताकत को पुनः प्राप्त कर सकता है तो वह एक सरणी के साथ शून्य को चीरने और युद्धपोत को अंदर खींचने में सक्षम होगा। इस तरह एक मार्शल सॉवरेन भी इसे ढूंढने में सक्षम नहीं होगा। जल्द ही 100 मीटर से अधिक चौड़ी एक श्रृंखला बनाई गई जो कई आदिकालीन पत्थरों से भरी हुई थी। द्वीप ब्लूलुआन युद्धपोत के साथ धीरे धीरे धुंधला हो गया, जैसे कि शून्य विकृत हो गया हो और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। 6 कीमियागर उपलब्धि की भावना से भरे हुए थे। जब से यूनक्सियाओ ने युद्धपोत की प्राथमिक आक्रामक और रक्षात्मक श्रृंखला की मरम्मत की, तब से वे उससे बहुत भयभीत थे। वे जानते थे कि कीमिया विद्या में वह उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा।
केवल एक ही दिन में उन्होंने उससे इतना अधिक सीख लिया जितना उन्होंने एक वर्ष में नहीं सीखा था। मैं आधे महीने से अधिक समय से बाहर हूं। मुझे आश्चर्य है कि यानवू अब कैसी है। यूनक्सियाओ थोड़ा चिंतित था। उसने एक ब्लू वुल्फ रथ निकाला और उनमें से 8 फायरक्रो साम्राज्य की दिशा में तेजी से बढ़े। 6 कीमियागर घबरा गए थे, लेकिन अब उनका जीवन उनका अपना नहीं रह गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे तब से केवल यूक्सियाओं का अनुसरण कर सकते हैं। वास्तव में उन्हें अपने दिलों में थोड़ी खुशी महसूस हुई, यह उम्मीद करते हुए कि वे कीमिया के दांव में आगे बढ़ सकते हैं। एक दिन बाद ब्लू वुल्फ रथ फायरक्रो के दायरे में चला गया। डुआन यू ने अचानक पूछा, लॉर्ड, वास्तव में तुम कौन हो? क्या तुम मुझे अब बता सकते हो? उनके मन में यही सबसे बड़ा सवाल था। दूर एक बड़े शहर को देखते हुए यूनक्सियाओं ने हंसते हुए कहा, मैं यानवू का सिटी लॉर्ड हूँ, जो तियानशुई राज्य का एक शहर है, जो फायरक्रो साम्राज्य से जुड़ा एक ऊपरी राज्य है। डुआन यू को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी भौहें टेढ़ी की और कहा, नगर स्वामी एक जागीरदार अवस्था में? क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? आपकी ताकत, प्रतिभा और आपकी 15 वर्ष की उम्र को देखते हुए यदि आप किसी महाशक्ति के शिष्य नहीं हैं, तो मैं अपना सिर काट दूंगा और आपको उस पर बैठने दूंगा। उन्होंने अनुमान लगाना शुरू किया। फायरक्रो में सबसे मजबूत संप्रदाय जूटियन संप्रदाय है, उसके बाद हार्ट ब्रोकन माउंटेन और हेवनली पर्ल्स संप्रदाय है। मुझे लगता है कि आप शायद जूटियन संप्रदाय के शिष्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके संप्रदाय के नेता क्यूई फेंग ने 8 विनाश क्षेत्र में कदम रखा है और उनके गुरु मार्शल सॉवरेन हुआ कियानशु हैं। पूरे फायरक्रो साम्राज्य में केवल जूटियन संप्रदाय ही एक अमानवीय शिष्य की खेती कर सकता है, आपकी तरह। यूनक्सियाओं ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, जूटियन संप्रदाय के साथ मेरा किसी तरह का रिश्ता है। हुआ कियानशु उनके पहले शिष्य थे और इसका मतलब था कि क्यूई फेंग उनके शिष्य के शिष्य थे। हाँ, मैं यह जानता था। डुआन यू को अंततः एक बार के लिए गर्व और प्रसन्नता महसूस हुई। उन्होंने खुशी से कहा, मुझे बताओ, जूटियन संप्रदाय के साथ आपका क्या संबंध है? रिश्ता यह है, मैं उन्हें जानता हूं, लेकिन वे मुझे नहीं जानते। डुआन यू ने उस पर तिरस्कार की दृष्टि डाली और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है? यूनक्सियाओं ने उसकी ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, तो क्या आप विश्वास करेंगे यदि मैं कहूं कि क्यूई फेंग मेरे शिष्य का शिष्य है? इसने डुआन यू को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और कहा, बेटा, तुम ऐसा कहने में वाकई साहसी हो। अगर यह जूटियन संप्रदाय ने सुना तो मुझे डर है कि अगले ही पल तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अब जब मैंने तुम्हारा अनुसरण करने का फैसला कर लिया है, तो मैं देरसबेर तुम्हारी जड़ों को जान लूंगा। हम देखते हैं समय आने पर तुम इसे कैसे नकारते हो। यानवू शहर में सिटी लॉर्ड की हवेली खंडहर में तब्दील हो गई थी। खंडहरों के बीच कच्चा पिल पगोड़ा बिना किसी नुकसान के खड़ा था। दर्जनों लोग घबराहट से अपने सामने एक बूढ़े व्यक्ति को देख रहे थे, जिसने उग्र लाल कपड़े पहने हुए थे। अपनी आंखें गोली शिवालय पर टिकाए हुए बूढ़े व्यक्ति ने अचानक एक मुक्का मारा, जो एक बड़े आग के गोले में बदल गया और शिवालय पर जा गिरा। लेकिन एक सुनहरी रोशनी उभरी और लौ को अवरुद्ध कर दिया। तुम यहाँ आओ, बूढ़े व्यक्ति ने भीड़ में से एक हथियारबंद व्यक्ति की ओर इशारा किया। उसका चेहरा भद्दा था और उसने कहा, इस शिवालय के साथ क्या हो रहा है? एक हथियारबंद व्यक्ति कांपते हुए घबराया हुआ ऊपर चला गया। माई लॉर्ड, मुझे कुछ पता नहीं है। बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ लीं और इससे एक हथियार वाला आदमी पीछे की ओर गिर गया और घबराहट में भीड़ में वापस रेंगने लगा। यह ली यूनक्सियाओ है, यह सब ली यूनक्सियाओ का काम है। हे प्रभु, जब तक आप ली यूनक्सियाओ को पकड़ लेंगे, सब कुछ समझा दिया जाएगा। एक हथियार वाले व्यक्ति ने अपना लंबा चेहरा खींचा और विलाप करना शुरू कर दिया। वह आदमी ली था, जिस खजाने को वह सुप्रीम पैलेस में चुराने का इरादा रखता था। उसे यूनक्सियाओं द्वारा जब्त कर लिए जाने के बाद वह शिकायतें झेल रहा था। पूरे दिन सोच रहा था कि वह हर किसी को सच्चाई कैसे बता सकता है,
ताकि मातियान्हे और उसका बेटा हिसाब बराबर करने के लिए यूनक्सियाओं को ढूंढ सकें। जब उसने एक सही योजना के बारे में सोचा तो वह बूढ़ा आदमी जो खुद को जिंगयांग हुओ कहता था अचानक प्रकट हुआ। बिना कुछ कहे उसने सुप्रीम पैलेस के आधे से अधिक शिष्यों पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी, और फिर मातियान्हे और उनके बेटे को मारने से पहले 3 दिन और 3 रात तक यातना दी। जब मातियान्हे और उनके बेटे की मृत्यु हुई तब तक वे यह पता नहीं लगा पाए थे कि उन्हें किसने फंसाया था। उन्होंने न केवल स्क्वायर टावर में सब कुछ खो दिया, बल्कि अब उन्होंने अपनी संपत्ति और अपनी जान भी खो दी। जिंगयांग हुओ ने पिता और पुत्र को मार डाला। उसके बाद उसे वह उत्तर नहीं मिला जो वह चाहता था, और वह अभी भी गुस्से में था। जब वह पूरे सुप्रीम पैलेस को समतल करने ही वाला था, ली यी को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, और उसके पास एक विचार आया। इसलिए उसने हर चीज का दोष यूनक्सियाओ पर मढ़ दिया। वह नहीं जानता था कि क्या यूनक्सियाओ ही वह व्यक्ति था जिसने जिंगयांग परिवार का सफाया कर दिया था, लेकिन कम से कम उसने अपनी आंखों से यूनक्सियाओ को जिंगयांग मिंग को फ्रेम करते हुए देखा था, और उसने अनुमान लगाया कि उनके बीच कुछ शिकायतें होंगी। हर चीज का दोष यूनक्सियाओ पर मढ़ने से न केवल यह उसे कुछ समय के लिए जीवित रखेगा, बल्कि यह यूनक्सियाओ को एक बड़ा दुश्मन भी बना देगा। वह एक पत्थर से 2 शिकार कर सकता था। बाद में जिंगयांग हुओ ली यी और शेष शिष्यों, उनमें से लगभग 1 दर्जन को यानबू ले गया। शहर की खोज करने के बाद और यूनक्सियाओं को न मिलने पर वह गुस्से में आ गया और एक मुक्के से पूरी सिटी लॉर्ड हवेली को नष्ट कर दिया। तभी उसे अजीब गोली पगोड़ा मिला, जिसे उसके शक्तिशाली हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ था। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम बकवास हो, जिंगयांग हुओ ने ठंडी खर्राटे के साथ कहा। उसने दर्जनों लोगों पर नजर डाली और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे शहर की तलाशी लो और 10 से 20 साल की उम्र की सभी खूबसूरत लड़कियों को मेरे पास लाओ। अगर किसी ने शहर से भागने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे छोड़कर पूरे जिंगयांग परिवार का सफाया हो गया। अब बदला लेने के अलावा उसके सामने एक और महत्वपूर्ण काम था, जो था अपने परिवार को आबाद करना। वह जिंगयांग परिवार की लाइन को टूटने नहीं दे सकता था। उसने अपने और अधिक वंशज लाने के लिए पहले से ही एक दिन में कई लड़कियों के साथ संबंध बनाने की योजना और तैयारी कर ली थी। अपने वर्तमान साधना आधार के साथ वह 7 नक्षत्रों के दायरे से केवल 1 कदम दूर था। जब तक वह अगले कुछ वर्षों में सीमा पार कर सकता है, वह कम से कम 200 वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसलिए जब तक उन्होंने कड़ी मेहनत की, उनके मरने से पहले जिंगयांग परिवार को फिर से फलना फूलना कोई असंभव सपना नहीं था। सुप्रीम पैलेस के शिष्यों ने सोचा कि वह चाहता है कि वे यूनक्सियाओं की खोज करें, और जब उन्होंने सुना कि वह वास्तव में क्या चाहता था तो वे अवाक रह गए। लेकिन जल्द ही वे तेजी से शहर में फैल गए, जैसे कि उन्हें शाही माफी दे दी गई हो। ली यी अपने पैरों पर खड़ा हुआ और भागना चाहता था, लेकिन जिंगयांग हुओ ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम रुको। यह ठंडे पानी के एक बेसिन की तरह था, जिसने दूसरे के दिल को तुरंत ठंडा कर दिया, और वह केवल डर के मारे एक तरफ खड़ा हो सकता था और सावधानी से इंतजार कर सकता था। जिंगयांग हुओ गोली शिवालय के चारों ओर चला गया, और फिर उसने चिल्लाया, बार बार अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाया और आग की धाराएं फेंकी। जल्द ही आग की लपटों ने पूरे शिवालय को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह धीरे धीरे जलने लगा। जवाब में शिवालय से एक सुनहरी रोशनी निकली, जिसने एक ढाल बनाई और आग की लपटों को रोक दिया। जिंगयांग हुओ ने भौहें चढ़ा लीं और एक ठंडी खर्राटे लेते हुए खुद से कहा, देखते हैं तुम कितने समय तक रुक सकते हो। मेरी ब्लू लोटस अर्थ फायर नहीं बुझेगी और पूरे 1 साल तक जल सकती है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इतने लंबे समय तक टिक सकते हो। उसने सोचा कि यूनक्सियाओ शिवालय के अंदर छिपा हुआ था और आग की लपटों से बचाव के लिए एक सरणी का उपयोग कर रहा था। इस तरह की मजबूत रक्षा के लिए प्राइमर्डियल स्टोन्स की बहुत कीमत चुकानी पड़ी, इसलिए हालांकि वह अब इसे तोड़ नहीं सकता था, जब तक वह इसे तब तक जलाता रहा जब तक कि ऊर्जा समाप्त नहीं हो गई। अंदर के लोगों को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। वह जलते हुए शिवालय के ठीक सामने आराम करने के लिए बस पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं।
इस बीच इन सब ने लीई को कष्ट पहुंचाया। धधकती आग ने उसकी त्वचा को लगभग जला दिया था, लेकिन उसने दूर जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल अपनी ऊर्जा से इसका विरोध कर सका। हालांकि उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी।